हेलो वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगस्त मंथ का कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि आपकी अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सेशन को स्टार्ट टू एंड देखना है, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। एंड प्रीवियस मंथ का अगर आप लोगों ने करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस के सेशंस नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको आपको फॉलो करना है। मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड करवा देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक पे क्लिक करके भी वो सेशंस देख सकते हो। अगर आप एक बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे आपका बैंकिंग अवेयरनेस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो आप लोगों की अभी सारी बैंकिंग के एग्जामिनेशन लाइंड अप है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है। स्केल 1 का आरआरबी का एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका है। अभी आपका 16 को जो होने वाला है वो आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन होने वाला है, करेक्ट। देन आपका अक्टूबर में आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन होने वाला है। नवंबर में आईबीपीएस पीओ का एग्जामिनेशन होने वाला है। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। एसबीआई अपेरेंटाइज का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। एंड काफी सारी एग्जामिनेशन ऐसी आने वाली है जहां पे आपका करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाने वाला है। सो आपको प्रिपरेशन थरली करना है, डीपली करना है, सो दैट आप ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। जब भी आप एक करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर रहे हो, बैंकिंग अवेयरनेस को प्रिपेयर कर रहे हो, तो बहुत डीपली प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि आईबीपीएस रिसेंटली जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो काफी ज्यादा डीपली पूछ रहा है। अगर आप ऊपर ऊपर से प्रिपरेशन करोगे तो आप जनरल अवेयरनेस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है जनरल अवेयरनेस को। ओके, सारे सेशंस को देखिए। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अकॉर्डिंगली मैं आपको सेशंस प्रोवाइड करूंगी। सो ये था ऑल अबाउट जनरल अवेयरनेस। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर अवेयरनेस की ओर। सो कंप्यूटर अवेयरनेस की जो सीरीज है वो ऑलरेडी कंटिन्यू है। ओके, ये जो सीरीज थी ये आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए लाई गई थी। ओके, इसके ऑलरेडी 10 सेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए। आई होप आप सभी ने इस सीरीज को फॉलो किया होगा। ठीक है, अगर आपने नहीं भी फॉलो किया होगा और आपको प्रिपरेशन करना है, ठीक है, इवन दो आपका अभी पीओ का स्केल 1 हो चुका है, लेकिन क्लर्क का मीन्स बचा हुआ है आरआरबी का। ओके, सो अगर आपके पास अभी सिर्फ 5 दिन बचे हो, क्योंकि 16 तारीख को एग्जामिनेशन है, करेक्ट। अब आपका प्रिपरेशन अगर कंप्यूटर अवेयरनेस का नहीं हुआ है, अगर आपने सीरीज को नहीं फॉलो किया है, या फिर आपने कोई कंप्यूटर अवेयरनेस का प्रिपरेशन भी नहीं किया है, बट आपको 40 में से 40 लाने की इच्छा है, या फिर 40 में से 30 प्लस लाने की इच्छा है, तो आपके पास ये एकमात्र सोल्यूशन है जो कि डेफिनेटली आपको आने वाले 5 दिन में ही 30 प्लस स्कोर ला के देगा। मतलब कि आप 30 प्लस क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर पाओगे डेफिनेटली। लेकिन आपको एक कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी रिसेंटली रिव्यू जो देखा, स्केल 1 में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है इस कोर्स से देखने मिले हैं। और 16 को एग्जामिनेशन है। अगर आपका अभी भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, आपको कंप्यूटर अवेयरनेस में दिक्कत जा रही है और आप स्कोर करना चाहते हो अच्छा, तो आप इस कोर्स को आज ही इसी वक्त ज्वाइन कीजिए, और बचे हुए 5 दिनों में ही आप डेफिनेटली पूरा कोर्स भी आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हो। एंड रिवाइज करके आपको उसी में से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में डेफिनेटली देखने मिलेंगे। बट आपको इसे जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करना है। जिन भी लोगों ने ज्वाइन कर लिया उन लोगों को इस कोर्स को कंप्लीट करना है, रिविजन करना है, प्रैक्टिस करना है। एंड जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है उनको इसे ज्वाइन करना है। ठीक है, कैसे ज्वाइन करोगे? कोचिफाई का एप्लीकेशन आप सभी के पास होगा, तो आप लोगों को डायरेक्टली कोर्स को जो है जाकर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, स्टडी मटेरियल के टैब में जाओगे आप, तो आपको वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स, वो आपको ज्वाइन करना है। अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आपको उसे डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, एंड देन आपको पेड कोर्स के टैब में जाके आपको कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स को जो है ज्वाइन करना है, जो कि डेफिनेटली आपकी अपकमिंग जो आरआरबी क्लर्क मीन्स की एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, सो ये था ऑल अबाउट कंप्यूटर अवेयरनेस। अगर आप रिमेनिंग सेक्शन का प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश, तो आपको एकदम बेसिक से सारे टॉपिक्स को कवर अप करवाएगा, आपका कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएगा ये कोर्स, सुपर बैंकिंग कोर्स। ये 3-in-1 वीडियो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा कोर्स है जो कि आपका कंप्लीट प्रिपरेशन करवाएगा। सारे टॉपिक्स आपके इसमें कवर अप हो जाएंगे, विथ कॉन्सेप्ट, विथ शॉर्ट ट्रिक्स, विथ फॉर्मूलाज, विथ क्वेश्चंस, विथ लॉजिकल अप्रोच। सारी टेक्निक्स आपको स्मार्ट सॉल्यूशंस जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सो अगर आपको ये क्वांटिटेटिव, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रिपेयर करना है तो ज़रूर इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा। ये कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी ये सारी बैंकिंग अवेयरनेस की, बैंकिंग की जो एग्जामिनेशन है, ये सारी एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। आप इसको 1 साल तक एक्सेस कर सकते हो। जो भी कोर्स आप ज्वाइन करते हो उनकी सबकी वैलिडिटी जो होती है वो 1 ईयर की होती है, करेक्ट। सो जो भी कोर्स ज्वाइन करते हो उसका ऐसा नहीं है कि वो आपके एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए हमने एक बैंकिंग कोर्स लाया तो ये आपकी सारी बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। अगर आप लोगों को नहीं है आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, आप लोगों को नहीं एक कमांड है, लॉजिकल रीजनिंग में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, तो आपकी सारी जो भी
डिफ़िकल्टी है वो सारी सॉल्व हो जाएगी बाय दिस कोर्स, तो इसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सेम अगेन आपके पास कोचिफाई का एप्लीकेशन आप लोगों के पास होना चाहिए। आप पेड कोर्स के में जाओगे, सुपर बैंकिंग कोर्स को सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करना है और अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे एग्जामिनेशन जो है वो आने वाली है। सो आपका प्रिपरेशन जो है कोर्स को ज्वाइन कीजिए और स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो ये था कोर्सेज के बारे में जो मैंने आपको बताया। आप लोगों को यहाँ पे जनरल अवेयरनेस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, वो मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड करती हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन भी आपको मैं फ्रीली प्रोवाइड करती हूँ। सारे ई बुक्स कोचिफाई के एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपको रिवीजन करना है तो सो आप ई बुक्स जो है वो एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो अभी हमारे सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला न्यूज़। सो आज का हमारा सबसे पहला न्यूज़ है एयरटेल पेमेंट बैंक इंट्रोड्यूस इनिशिएटिव नेम शीलीड्स भारत उद्यम। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने एक इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है शीलीड्स भारत उद्यम। एयरटेल पेमेंट बैंक in collaboration with Mastercard Center and Frontier Market has introduced a first of its kind initiative named She Leads Bharat Udyam. This initiative is designed to uplift 1 lakh women-owned small businesses by providing them with opportunities to learn and earn. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने इस इनिशिएटिव को मास्टरकार्ड सेंटर एंड फ्रंटियर मार्केट के साथ मिलकर जो है इंट्रोड्यूस किया है। एंड ये एयरटेल पेमेंट बैंक की पहले जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है शी लीड्स भारत उद्यम। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 1 लाख जो स्मॉल बिजनेसेस है वो वुमेन तक पहुँचे, उनको उसकी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाए, उनको उसके बारे में सिखाया जाए एंड उनको कमाने का अवसर जो है वो प्रदान किया जाए। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। इनिशियल फेज जो है इस इनिशिएटिव का कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, ये भी ध्यान में रखना है। ओके, सो आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि ये जो इनिशिएटिव है शी लीड्स भारत उद्यम, ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है, किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, नेक्स्ट वन अगेन हम लोग एयरटेल पेमेंट बैंक की ही न्यूज़ को कवर अप करेंगे। तो सेकेंड वन न्यूज़ जो है रिलेटेड टू एयरटेल पेमेंट बैंक इज एयरटेल पेमेंट बैंक इनेबल्स फास्टैग बेस्ड पार्किंग पेमेंट एट पटना एयरपोर्ट। जो पटना का एयरपोर्ट है वहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक ने फास्टैग बेस्ड पार्किंग को इनेबल किया है। अब वो पटना का कौन सा एयरपोर्ट है, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, सो आपको यहाँ से स्टैटिक से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, ठीक है, सॉरी कौन सा सिटी में सिचुएटेड है, तो वो हो जाएगा पटना। ओके, सो आपको ये ध्यान में रखना है कि फास्टैग बेस्ड पार्किंग पेमेंट इनेबल करने वाला जो बैंक है दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके, ये हुआ। नेक्स्ट वन न्यूज़ जो है वो ये है कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपना फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। ओके, सो ये जो डेबिट कार्ड है वो रिसाइकल पॉलीविनाइल क्लोराइड मटेरियल से जो है बना हुआ है, जो कि सर्टिफाइड इको फ्रेंडली मटेरियल है। ओके, और ये दो कार्ड जो है लेकर आ रहा है, जिसके 2 वेरिएंट्स लेकर आ रहा है, पर्सनलाइज क्लासिक कार्ड एंड इंस्टा क्लासिक कार्ड। ओके, सो हम लोगों ने एयरटेल पेमेंट बैंक पे टोटल 3 न्यूज़ को डिस्कस किया। फर्स्ट वन एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, सेकंड वन फास्टैग बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी जो है पटना के एयरपोर्ट जयप्रकाश नारायण में इन्होंने स्टार्ट किया है, एंड थर्ड वन एक इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। ओके, वो कौन से मटेरियल से फॉर्म हुआ ये भी पूछा जा सकता है, जो कि मैंने मेंशन किया है, तो आपको ध्यान में रखना रहेगा। ओके, अभी हम लोग एयरटेल पेमेंट बैंक का स्टैटिक देख लेते हैं। एस्टैब्लिश हुआ था 23 नवंबर 2016 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। एमडी एंड सीईओ है अनुव्रता बिस्वास। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वन है आईसीसी पार्टनर विद मास्टरकार्ड फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसने मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर दी 2023 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। ओके, सो ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है ये 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर के बीच में होने वाला है। ओके, इस साल का जो एडिशन है दैट इज 13th एडिशन, ये भी ध्यान में रखना है। एंड इस बार सोनली इंडिया ही इसे होस्ट करने वाला है, ये भी ध्यान में रखना है। ओके, मास्टरकार्ड की अगर मैं बात कहूँ तो एस्टैब्लिश होता 1966 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में एंड सीईओ है माइकल मेबेक। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सो नेक्स्ट वन अगेन रिलेटेड टू मास्टरकार्ड, आपको ये न्यूज़ भी ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मास्टरकार्ड ने लॉन्च किया है सीवीवी फ्री पेमेंट फीचर फॉर द टोकनाइज ट्रांजैक्शन। सो टोकनाइज ट्रांजैक्शन जो होते हैं उसके लिए सीवीवी फ्री पेमेंट फीचर जो है वो मास्टरकार्ड ने लॉन्च किया है। ओके, सीवीवी क्या होता है, कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यू।
ओके। सो ये होता है CVV का फुल फॉर्म। तो CVV फ्री पेमेंट होगा अगर टोकनाइज ट्रांजैक्शन होता है तो, ओके। अब टोकनाइज ट्रांजैक्शन क्या होता है? टोकनाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एक्चुअल कार्ड डिटेल्स विद द यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कि आपके जो कार्ड की एक्चुअल कार्ड डिटेल्स होती है वो रिप्लेस हो जाती है यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स से, ओके। सो ये जो है ये लॉन्च किया गया है, टोकनाइज ट्रांजैक्शन जो है लास्ट ईयर ही लॉन्च किया गया है और ये काफ़ी सिक्योर जो है मेथड जो है लाई गई है। इसे किस तरीके से स्टार्ट करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, आप सभी को पता होगा आपने अमेज़ॉन या फिर कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट से शॉपिंग किया होगा, ठीक है। सो जब हम लोग शॉपिंग करते हैं, हम लोगों को जब पेमेंट करना होता है तब हम हमारी कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, ओके। कार्ड की डिटेल्स डालने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि ये आपको कार्ड डिटेल्स सेव करनी है क्या फॉर दी फर्दर ट्रांजेक्शंस। तो हम लोग वहाँ पे येस करते हैं। तो येस करने के बाद होता क्या है कि वो हमारे जो कार्ड का जो नंबर होता है और जो डिटेल्स होता है वो सेव कर लेता है अपने पास, ओके, जो कि कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं है, ओके। सो उसी को रिप्लेस करने के लिए, सिक्योरिटी को और एनहांस करने के लिए टोकनाइजेशन जो है वो लाया गया है। अब ये कैसे स्टार्ट कर सकते हो आपको क्या करना है, अगर आप कुछ परचेज करते हो मर्चेंट से, ठीक है, सो मर्चेंट क्या करेगा, इनिशिएट करेगा टोकनाइजेशन। आपको वो आपका कंसेंट लेगा कि आपके कार्ड का टोकनाइज किया जाए क्या, ओके। सो आपको उस कंसेंट को क्या करना है, उसको आपको उस जो रिक्वेस्ट वो आपको करेगा उस रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप वो टोकनाइजेशन की कंसेंट को एक्सेप्ट करते हो तो वो रिक्वेस्ट जो है वो कार्ड नेटवर्क की तरफ जाएगी और कार्ड नेटवर्क क्या करेगा, उसको एक टोकन जो है वो बनाएगा, उस कार्ड नंबर का एक टोकन बनाएगा। मतलब कि एक यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टर, आपका कार्ड नंबर नहीं रहेगा, वो एक यूनिक नंबर सिक्योर टोकन जो है वो बनाएगा आपका कार्ड का, ठीक है। और वो जो है बनाकर मर्चेंट को दे देगा, ठीक है। मर्चेंट क्या करेगा, फिर वो जो टोकन उसके पास आएगा वो फर्दर ट्रांजैक्शन के लिए अपने पास सेव करके रखेगा, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपकी जो पर्टिकुलर कार्ड डिटेल्स है वो मर्चेंट के पास सेव नहीं होगी, ओके, जो कि सिक्योर हो जाएगा, ओके। एंड फिर टोकनाइजेशन से ट्रांजैक्शन जब भी आप करोगे नेक्स्ट टाइम, तो आप उस टोकन जो आपके जो सिक्योर टोकन जो सेव रहेगा उसके माध्यम से आप कर सकते हो। सिर्फ आपको CVV और OTP डाल के ट्रांजैक्शन करना रहेगा। लेकिन उसमें भी अब मास्टर कार्ड ने क्या किया है कि CVV को जो है ऐसा फीचर लाया कि CVV जो है फ्री पेमेंट होगा। मतलब कि CVV भी डालना नहीं रहेगा, समझ आया? मतलब कंप्लीटली सिक्योर ट्रांजैक्शन होगा और क्विक ट्रांजैक्शन होगा। ये बात समझ आई? इसमें आपका टाइम भी बचेगा एंड सिक्योरिटी भी बढ़ जाएगी, ओके। सो ये होता है टोकनाइजेशन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, जहाँ पे आपकी कार्ड डिटेल जो है एक्चुअल कार्ड डिटेल्स वो रिप्लेस की जाती है यूनिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स से, ओके। और वो एक टोकन जो है वो बन जाता है जो कि मर्चेंट अपने पास सेव करके रखता है, ओके। सो ये होता है टोकनाइजेशन। और इसमें भी अब मास्टर कार्ड ने CVV फ्री पेमेंट कर दिया। मतलब कि आपकी CVV की जो अब डिटेल्स 3 डिजिट जो नंबर होता है जो आप वो डालते हो वो भी अब डालने की जरूरत नहीं होगी, ओके। सो पेमेंट जायंट मास्टरकार्ड अनाउंस द इंट्रोडक्शन ऑफ कार्ड होल्डर वेरिफिकेशन वैल्यूलेस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फॉर इट्स डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हु हैव टोकनाइज्ड देयर कार्ड्स ऑन द मर्चेंट प्लेटफॉर्म। जिन लोगों ने मर्चेंट के प्लेटफॉर्म को अपने कार्ड्स को टोकनाइज करके रखा हुआ है उनका जो डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड होल्डर्स है उन लोगों को अभी CVV फ्री जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जिससे टाइम भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, चेकआउट टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंड जो आपका ट्रांजैक्शन होगा वो मोर सिक्योर हो जाएगा और बहुत ईजी हो जाएगा। समझ आया? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वन है कैनरा बैंक pioneers UPI interoperable digital rupee मोबाइल ऐप फॉर CBDC ट्रांजैक्शन। क्या बोला जा रहा है कि कैनरा बैंक ने एक मोबाइल एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है, ओके, CBDC ट्रांजैक्शन के लिए। कैनरा बैंक हैज टेकन अ पायनियरिंग स्टेप बाय लॉन्चिंग द UPI interoperable कैनरा डिजिटल रूपी एप्लीकेशन, बिकमिंग द फर्स्ट बैंक इन इंडिया। इंडिया का ये पहला बैंक बना है जिसने कैनरा डिजिटल रूपी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है, ओके, कि कौन सी ऐसी पहली बैंक है इंडिया की जिसने डिजिटल रूपी एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है, दैट इज कैनरा बैंक, ओके। अब ये फीचर कैसे वर्क करेगा, ये फीचर मतलब ये जो एप्लीकेशन ये किस तरीके से वर्क करेगा। सो इसमें जो है कस्टमर कैन स्कैन मर्चेंट UPI QR कोड यूजिंग द कैनरा डिजिटल रूपी एप्लीकेशन एंड पे थ्रू द डिजिटल करेंसी। सो इस एप्लीकेशन के माध्यम से डिजिटल करेंसी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ओके। सो जो CBDC RBI ने
लॉन्च किया है उसका जो है उपयोग करने के लिए कैनरा बैंक ने जो है CBDC ट्रांजैक्शंस के लिए जो है एक कैनरा डिजिटल रुपए एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है। ओके, जो कि वेरी सिंपल होने वाला है, स्कैन करना है, ठीक है, QR कोड को, और पेमेंट करना है। ओके, नेक्स्ट वन, Canara Bank introduced a specialized saving account, Canara Jeevan Dhara, tailored exclusively for pensioners and those nearing retirement। देखिए क्या बोला जा रहा है, अगेन कैनरा बैंक की ही न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं। तो कैनरा बैंक ने क्या किया है, कैनरा जीवन धारा ये एक अकाउंट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। वो किसके लिए किया है, पेंशनर्स के लिए एंड जिनकी रिटायरमेंट नियर है उन लोगों के लिए। सो इसके दो वेरिएंट्स लाए गए हैं, डायमंड एंड प्लैटिनम। सो डायमंड जो रहेगा वो अप टू 50,000 तक का रहेगा और प्लैटिनम जो रहेगा वो अबाउ 50,000 रहेगा। सो ये दो वेरिएंट लाए गए हैं। ओके, कैनरा जीवन धारा जो है वो किसके लिए लाया गया, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। तो फॉर द पेंशनर एंड जिनकी रिटायरमेंट पास है उन लोगों के लिए। ओके, कैनरा बैंक की अगर मैं बात करूँ तो कैनरा बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 1906 में, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। MD एंड CEO है के सत्यनारायणा राजू एंड टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है RBI इंट्रोड्यूसेस उद्गम पोर्टल, योर गाइड टू रिक्लेमिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट। वेरी इंपॉर्टेंट, RBI ने क्या किया है, उद्गम पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया है। अब ये उद्गम पोर्टल क्या वर्क करेगा, सो यहाँ पे जो अनक्लेम डिपॉजिट है उसे रिक्लेम कर सकते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज अनक्लेम डिपॉजिट। अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है, देखिए कभी कभार क्या होता है, कोई मर जाता है या फिर कोई अपना अकाउंट जो है वो काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं करता है। काफ़ी टाइम मतलब कितना, 10 ईयर्स। कोई मर जाता है तो वो अगर अकाउंट 10 साल तक उस अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, ठीक है, या फिर कोई इंसान ने 10 साल तक उस अकाउंट में कोई क्रेडिट डेबिट या फिर कोई एक्टिविटी नहीं किया है, तो वो जो अकाउंट होता है ना, वो उसका जो डिपॉजिट होता है, उसमें जो फंड होता है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है RBI को, ठीक है। सो वो जो होता है दैट इज़ अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ओके, सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है इसी को रिक्लेम करने के लिए उद्गम पोर्टल को लाया गया है। उद्गम पोर्टल का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको अभी ये पता चल गया कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है। ऐसा सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट या फिर ऐसी कोई FD, कोई भी जहाँ पे 10 साल तक कोई भी डिपॉजिट्स में या फिर कोई भी अकाउंट में कोई भी एक्टिविटी ना की गई हो, कोई क्लेम नहीं किया गया हो, ठीक है, तो वो अनक्लेम डिपॉजिट कहा जाता है। एंड वो अनक्लेम डिपॉजिट जो है वो RBI की ओर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सो अब ये उद्गम पोर्टल क्या करेगा, इस उद्गम पोर्टल का इस्तेमाल करके आप लोग जो है उसे रिक्लेम करके वहाँ से जो पैसा है वो ले सकते हो, इवन अगर 10 साल तक वहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी नहीं की है फिर भी। समझ आया? सो ये उद्गम पोर्टल वही काम करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अनवील्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सॉल्यूशन फॉर इंडिविजुअल्स सीकिंग देयर अनक्लेम्ड डिपॉजिट नेम्ड द उद्गम पोर्टल। दिस इज सेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म इज डिजाइंड टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग अनक्लेम्ड डिपॉजिट अक्रॉस वेरियस बैंक्स। ठीक है, सो ये वही करने वाला है, मतलब कि इवन दो उस 10 साल तक अगर कोई एक्टिविटी नहीं है फिर भी अगर आपको उस पैसे को या फिर वो जो फंड्स है उस फंड्स को लेना हो तो आप इस पोर्टल पे जाकर जो है उस अनक्लेम डिपॉजिट को रिक्लेम करके जो है वो फंड्स जो है वो ले सकते हो। ओके, समझ आया? ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनक्लेम डिपॉजिट क्या होता है ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि स्टैटिक से एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नेक्स्ट वन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज टोकन स्ट्रिंजेंट एक्शन बाय इम्पोजिंग मॉनेटरी पेनल्टीज टोटलिंग ₹4.20 लाख ऑन 4 कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आरबीआई ने क्या किया है, यहाँ पे पेनाल्टी लगाई है 4 कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर, टोटल अमाउंट है 4.20 लाख रुपीस। ओके, अब वो 4 बैंक्स कौन सी ये ध्यान में रखना है एंड कौन सी बैंक में कितना पेनाल्टी लगाया ये भी ध्यान में रखना है। 4 बैंक्स है विटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, श्री विनायक सहकारी बैंक, श्रीजी भाटिया कोऑपरेटिव
बैंक, मिजोरम अर्बन कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड। सो ये 4 कोऑपरेटिव बैंक्स है जिस पे आरबीआई ने जो है पेनाल्टी अप्लाई की है। टोटल अमाउंट है 4.20 लाख। लेकिन अगर मैं इंडिविजुअल अमाउंट की बात करूं कि कौन से बैंक पे कितना लगाया, तो वीटा एंड श्री विनायक जो बैंक है इसके ऊपर 1.5 लाख का ईच लगाया गया है। श्रीजी भाटिया पे 1 लाख रुपीस का लगाया एंड मिजोरम की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे 20,000 का लगाया। ऐसा कुल मिला के 4.20 लाख का जो है पेनाल्टी अप्लाई किया है। ओके, नेक्स्ट वन अगेन, क्योंकि हम लोग पेनाल्टी की बात कर रहे हैं तो एक और ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आरबीआई हैज इम्पोज लेट सबमिशन फीस अमाउंटिंग टू 2,000 करोड़ रुपीस। सो आरबीआई ने क्या किया है, 2,000 करोड़ रुपीस की फीस जो है वो 4 मेजर पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर जो है वो अप्लाई किए, क्योंकि इन्होंने लेट जो फी जो सबमिट किए वो लेट सबमिट किए। सो वो है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया एंड ऑयल इंडिया। इन 4 पब्लिक सेक्टर्स के ऊपर जो है 2,000 करोड़ का जो है फीस जो है वो आरबीआई ने जो है वो इम्पोज किया है। ओके, नेक्स्ट वन 2,000 करोड़ का किया, इसका मतलब यही है कि 500 करोड़ ईच पे जो है उन्होंने लगाया है, ये ध्यान में रखना है। ओके, इंडिविजुअल पूछा गया तो। नेक्स्ट वन है आरबीआई इज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अपडेटेड गाइडलाइन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट है, ज्यादा कुछ याद में नहीं रखना है, यहाँ पे यही ध्यान में रखना है कि कुछ गाइडलाइन जो है आरबीआई ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए। सो वो क्या चेंज किया है यही आपको ध्यान में रखना है। आईडीएफ एनबीएफसी मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है इनके ऊपर मिनिमम नेट ओन फंड जो है वो रखा है 300 करोड़ रुपीस एंड जो मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो जो एक मेंटेन रखना होता है वो है 15%। अगर टीयर 1 सिटी है तो मिनिमम कैपिटल जो रहेगा रिस्क टू वेटेड रेशियो का दैट इज 10%। ओके, सो ये जो चेंज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, वो चेंज सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वन RBI has granted its approval for the amalgamation of Akola Merchant Cooperative Bank with the Jalgaon People Cooperative Bank। यहाँ पे क्या बोला गया, एक अमलगमेशन की बात की जा रही है, मतलब ही एक मर्जर की बात की जा रही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है अकोला मर्चेंट कॉर्पोरेटिव बैंक एंड जलगांव पीपल कॉर्पोरेटिव बैंक को अमलगमेट किया है, मतलब कि दोनों को मर्ज कर दिया गया है। सो ये किसके अंडर में किया गया ये भी आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आरबीआई ने किया है सबसेक्शन सेक्शन 4 of section 44A along with the section 56 of the Banking Regulation Act 1949। ठीक है, सो ये किन सेक्शंस के अंदर इसे ऑथराइज किया गया, मतलब अप्रूवल दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो कौन से 2 बैंकों का मर्जर हुआ वो ध्यान में रखना है। ओके, किस तरीके से किया, मतलब कि किस सेक्शंस के अंडर में किया ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बहुत डेप्थ में पूछे जाते हैं, तो आपका प्रिपरेशन भी कुछ उसी तरीके से होना चाहिए। अब मैं जलगांव कोऑपरेटिव बैंक की अगर बात करूँ तो एस्टैब्लिश हुई थी 1933 में, हेडक्वार्टर है जलगांव में, एमडी एंड सीईओ है रोहित पांडुरंग भुजबल। ओके, आरबीआई की बात करूँ तो आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, गवर्नर है शक्तिकांता दास, डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा एंड टी रविशंकर। ओके, सो ये 4 डिप्टी गवर्नर्स है। ओके, देखिए गाइस, मैंने स्टैटिक जो बैंकिंग अवेयरनेस होता है इसके सेशंस भी आप लोगों को प्रोवाइड किए। क्विक में अगर आप लोगों को स्टैटिक बैंकिंग को प्रिपेयर करना है सो आप लोगों को मैंने सिर्फ 2 वीडियोस प्रोवाइड किए, वो 2 वीडियो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। ओके, सो वो 2 वीडियो तो आपको आपकी बैंकिंग एग्जामिनेशन से पहले देखना ही है, ठीक है, जो कि आपकी बेसिक अवेयरनेस जो होती है टूवर्ड्स बैंकिंग वो सारी क्लियर कर देगा। ओके, नेक्स्ट वन, अभी हम लोग मर्जर की बात कर रहे थे, अमलगमेशन की बात कर रहे थे, 2 कोऑपरेटिव बैंक की मैंने ऊपर बात की, ये भी 2 कोऑपरेटिव बैंक जो है अमलगमेट की गई, अप्रूव की गई है आरबीआई द्वारा। ट्विन सिटीज कोऑपरेटिव अर्बन बैंक एंड क्रांति कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, ये दोनों को भी मर्ज किया गया है एंड इसका अप्रूवल आरबीआई ने दिया है। ओके, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है एक्सिस बैंक इंट्रोड्यूस यूपीआई इंटरऑपरेबिलिटी ऑन इट्स डिजिटल रूपी ऐप। जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर एक चीज पढ़ी थी, आप लोगों को मैंने बताया था कि कैनरा बैंक जो है वो पहला बैंक बना है जिसने डिजिटल रूपी एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया है, करेक्ट। उसके बाद अगर कोई बैंक जिसने लॉन्च किया दैट इज एक्सिस बैंक। ओके, सो वो फर्स्ट वन है, इसलिए आपको वो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। लेकिन एक्सिस बैंक ने भी जो है एक्सिस मोबाइल डिजिटल रुपी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जहां पे बैंक का उद्देश्य यही है कि वो कस्टमर्स को डिजिटल रुपी को इस्तेमाल करने के लिए जो है प्रमोट कर सके, एंड उसी के लिए उन्होंने जो है इस एप्लीकेशन को लाया है। एंड ये एप्लीकेशन कैसा है, जैसे कि मैंने आपको बताया यूपीआई क्यूआर कोड के माध्यम से जो है वो पेमेंट होगा, जिसमें डिजिटल रुपी को जो है यूज किया जाएगा। समझ आया? ठीक है। नेक्स्ट वन, so next one again related to Axis Bank. Axis Bank has launched 2 lending products, Kisan Credit Card and Unsecured Micro, Small and Medium Enterprises Loan, powered by the Public Tech Platform for Frictionless Credit, introduced by the Reserve Bank Innovation Hub. So Axis Bank ने Reserve Bank Innovation Hub द्वारा जो है 2 lending products को launch किया है. First one is Kisan Credit Card and second one is MSME loans. Okay, so ये 2 products को launch किया गया है Axis Bank द्वारा, and it is powered by the Public Tech Platform for the frictionless credit. Okay, simple. And next one है जिसमें ये बताया गया कि एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है विद 0 डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन फीस. ओके, यहाँ पे बात की गई थी RBIH की एंड एक्सिस बैंक की, तो दोनों का स्टैटिक एक बार डिस्कस कर लेते हैं. RBIH होता है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, जो कि 2022 में फाउंड किया गया. हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड CEO है राजेश बंसल. एक्सिस बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 3 दिसंबर 1993 में. हेडक्वार्टर है मुंबई में. MD एंड CEO है अमिताभ चौधरी एंड टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं. सो एक्सिस बैंक पे टोटल हम लोगों ने 3 न्यूज़ को डिस्कस किया था. एक UPI का इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपी एप्लीकेशन एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है. 2 लेंडिंग प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, किसान क्रेडिट कार्ड एंड अनसिक्योर्ड MSME लोन्स. एंड एक्सिस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट को लॉन्च किया है विद 0 डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन फीस. ओके, नेक्स्ट. सो नेक्स्ट वन है रिलेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान में रखना है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूसेस नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट सर्वोत्तम. ठीक है, SBI ने क्या किया है, नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सर्वोत्तम. ओके, सो ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वोत्तम ये एक नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट है, कौन से बैंक के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. ओके, अब ये क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इट्स नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट कॉल्ड SBI सर्वोत्तम फॉर डिपॉजिट अबव रुपीज 15 लाख. अकॉर्डिंग टू RBI, बैंक कैन ऑफर अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट ओवर रुपीज 15 lakh where the customer do not withdraw prematurely. So non callable term deposit का मतलब ये होता है कि उससे prematurely withdrawal नहीं कर सकते. ओके, सो ये 15 लाख के ऊपर का डिपॉजिट जो है इस टर्म डिपॉजिट के अंदर में जो है डिपॉजिट किया जाएगा, जिसका नाम है सर्वोत्तम. ठीक है, जिसको प्रीमैच्योरली निकाल नहीं सकते. ओके, बट यहाँ पे अभी आप लोगों के लिए जो आगे जो है वो इंटरेस्ट रेट भी बताए गए हैं. ठीक है, सो देखिए क्या बोला गया है. नॉन कॉलेबल डिपॉजिट क्या होता है, वेयर प्री मैच्योर विड्रॉल इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द डिपॉजिट. ठीक है, अगर कोई डिपॉजिट किया जा रहा है, कोई टर्म डिपॉजिट किया जा रहा है, उसको प्री मैच्योरली विड्रॉल नहीं किया जाता है. ठीक है, उसे ही कहा जाता है नॉन कॉलेबल डिपॉजिट. ओके, सो अंडर दी सर्वोत्तम द टर्म डिपॉजिट द बैंक इज प्रोवाइडिंग डिपॉजिट विद द रेट ऑफ द इंटरेस्ट 7.40 फॉर द 2-year पीरियड एंड द डिपॉजिट इज 7.10 फॉर दी 1-year टर्म. मतलब कि अगर 1 साल के लिए वो टर्म डिपॉजिट होता है तो 7.1% मिलेगा एंड 2 साल के लिए होता है तो 7.40 मिलेगा. ठीक है, सर्वोत्तम टर्म डिपॉजिट के अंदर. लेकिन 2 साल के लिए डाला तो वो अमाउंट 2 साल के बीच में नहीं निकलेगा. 1 ईयर के लिए डाला तो 1 ईयर के बीच में नहीं निकलेगा. आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर ही वो अमाउंट निकलेगा, क्योंकि क्या बोला जा रहा है, नॉन कॉलेबल टर्म डिपॉजिट. ओके, समझ आया. तो ये SBI द्वारा लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सर्वोत्तम, और जिसके लिए जो अमाउंट फिक्स की गई है विच इज अबाउट 15 लाख. ओके, SBI की बात की जा रही है तो एस्टैब्लिश हुआ 1 जुलाई 1955 को. हेडक्वार्टर है मुंबई में. चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा एंड CFO है कमेश्वर राव कोंडावंती. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की ओर चलते हैं. नेक्स्ट वन है इंडियन बैंक ओपन स्पेशलाइज स्टार्टअप सेल्स इन 10 सिटीज. सो इंडियन बैंक ने क्या किया है, 10 स्टार्टअप सेल्स जो है अक्रॉस द डिफरेंट सिटीज जो है इंडिया की लॉन्च किए हैं. अब वो जो 10 स्टार्टअप सेल लॉन्च किए गए वो कहाँ पर किए गए हैं, सो वो है अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई, न्यू दिल्ली, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर एंड मुंबई. सो इन 10 सिटीज में जो है 10 स्टार्टअप सेल्स को जो है लॉन्च
लॉन्च किया गया है इंडियन बैंक द्वारा। ओके, ये ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक सेट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द पोकलम। यहाँ पे क्या बोला गया है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेट किया है फॉर द पोकलम। पोकलम क्या होता है? ओनम का जब सेलिब्रेशन किया जाता है उस दौरान फ्लावर्स की रंगोली बनाई जाती है, उसे कहा जाता है पोकलम। ठीक है, ओनम जो है वो केरला का स्टेट फेस्टिवल है। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ओनम का सेलिब्रेशन जब किया उस दौरान जो है 2450 प्लस स्क्वायर फीट का पोकलम जो है बनाया एंड उसमें जो है केरला का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट किया। ओके, सो ये जो 2450 प्लस स्क्वायर फीट का जो पोकलम बनाया है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोकलम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया एंड इसी के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है लिस्ट किया गया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ओके, सो ध्यान में रखना है बैंक का नाम एंड कितने स्क्वायर फीट का बनाया वो भी। ओके, नेक्स्ट न्यूज को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है द IDFC फर्स्ट बैंक बिकेम्स द फर्स्ट बैंक टू गेट द स्पॉन्सरशिप फॉर BCCI इन इंडिया फॉर 3 years एट ₹4.2 करोड़ पर मैच। सो IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो फर्स्ट बैंक बना है जिससे स्पॉन्सरशिप जो है वो मिला है BCCI का 3 साल का। ओके, एंड जो अमाउंट है दैट इज ₹4.2 करोड़ पर मैच। मतलब IDFC फर्स्ट बैंक जो है वो ₹4.2 करोड़ पर मैच जो है वो BCCI को देगा फॉर दी 3 years। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक फाउंड हुआ था अक्टूबर 2015 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में एंड MD CEO है V विद्यानाथन। ओके, नेक्स्ट वन है DBS पार्टनर विद मैप ट्रांसको टू कंप्लीट द फर्स्ट ई-बिल ट्रांजैक्शन। DBS एंड मैप ट्रांसको completed the first live transaction of electronic bill of lading for shipment between the Singapore and India। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले कि DBS ने पार्टनरशिप किया है मैप ट्रांसको के साथ जिसके तहत जो है फर्स्ट ई-बिल ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ। देन नेक्स्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये किसके बीच में हुआ, तो DBS ने और मैप ट्रांसको ने जो है सिंगापुर एंड भारत के बीच में जो ये शिपमेंट हुआ उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल का पहला लाइव लेन देन जो है वो कंप्लीट किया है एंड इसके लिए उन्होंने किसकी मदद ली? ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क की मदद ली। ओके, सो ये दोनों बीच में जो माल का लाइव शिपमेंट हुआ, ठीक है, वो भी डिजिटल हुआ, उसको सक्षम करने के लिए जो है ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क को जो है उपयोग किया गया था। ओके, DBS बैंक की अगर बात करूँ तो वो एस्टैब्लिश हुआ 16 जुलाई 1968 में, हेडक्वार्टर है सिंगापुर में एंड CEO है पीयूष गुप्ता। ओके, सिंपल था। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। नेक्स्ट वन है येस बैंक लॉन्चेस ऑल इन वन आईरीज मोबाइल एप्लीकेशन। येस बैंक ने ऑल इन वन आईरीज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया जो कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को और रिडिफाइन करेगा। ओके, उसके साथ उसी में बैंक अकाउंट्स भी ओपन हो गए। सो एक ऑल इन वन मोबाइल एप्लीकेशन आईरीज एप्लीकेशन जो है वो येस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। ये ध्यान में रखना, आपको पूछा जा सकता है। ओके, एंड MD CEO अगर पूछा गया येस बैंक के तो वो है मिस्टर प्रशांत कुमार। ओके, नेक्स्ट वन है बंधन बैंक हैज गेन्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑथराइजेशन टू बी ऑफिशियल पेंशन डिसबर्समेंट बैंक इन कोलैबोरेशन विद द सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बंधन बैंक को जो है RBI से ऑथराइजेशन मिल गया है एंड वो अब जो है ऑफिशियल पेंशन डिसबर्समेंट बैंक जो है वो बनने वाला है। किसके साथ मिलकर उसने ये अचीव किया है? सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस के साथ मिलकर। ठीक है, सो आपको ये कोलैबोरेशन जो हुआ बंधन बैंक का एंड सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस का ये ध्यान में रखना है। इसके तहत जो है बंधन बैंक जो है वो आधिकारिक पेंशन संवितरण बैंक जो है वो बनने वाला है। ओके, समझ आया। इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि बंधन बैंक का जो 8th फाउंडेशन डे था उस दौरान उन्होंने अपना न्यू ब्रांच जो है लेह लद्दाख में जो है वो ओपन किया। ओके, एंड श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में भी एक नेक्स्ट ब्रांच जो है वो ओपन होने वाला है। ओके, बंधन बैंक जो फाउंड हुआ था वो 2015 में हुआ था, हेडक्वार्टर है कोलकाता में एंड MD एंड CEO है चंद्रशेखर घोष। ओके, नेक्स्ट न्यूज को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है AU बैंक becomes the India's first bank to provide 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विसेज। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो इंडिया का पहला बैंक बना है जो कि 24/7 वीडियो बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करने वाला है। ओके, सो यहाँ पे हमारी ऑल इन ऑल न्यूज कंप्लीट होती है, लेकिन अभी भी कुछ वन लाइनर न्यूज जो है वो इनकम्प्लीट है, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। और अभी भी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी आने वाली है, तो सेशन को कंटिन्यू देखना है सो दैट आपकी कोई भी न्यूज जो है अगस्त की
जो है वो स्किप ना हो। ओके, सो फर्स्ट वन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस टू इंक्रीज द ट्रांजेक्शन पेमेंट लिमिट फॉर ₹200 to ₹500 फॉर द UPI लाइट इन ऑफलाइन मोड टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजेक्शन। देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। UPI लाइट जो है रिसेंटली अनाउंस किया गया था। UPI लाइट क्या है? जो भी आपका पेटीएम हुआ, फोन पे हुआ, यहाँ पे डिजिटल वॉलेट जो है वो लाया गया, ठीक है। सो UPI लाइट जो है ये एक प्रकार का वॉलेट है जिसमें आप 2000 तक की अमाउंट जो है वो लोड करके रख सकते हो। अब इस पे पहले प्रीवियसली ऐसा लिमिट हुआ करता था कि 200 रुपए तक का ट्रांजैक्शन जो है वो आप कर सकते हो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। मतलब कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को और भी ज़्यादा प्रमोट करने के लिए ऑफलाइन मोड के माध्यम से जो है वो पेमेंट आप कर सकते हो। तो पहले जो लिमिट हुआ करती थी वो 200 रुपये हुआ करती थी, अब वो लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, अब वो लिमिट 500 कर दी गई है। तो आप UPI लाइट में 2000 रुपये तक का पैसा लोड करके रख सकते हो। और ऑफलाइन अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है, आपके मोबाइल में अगर इंटरनेट नहीं है फिर भी अगर आपको ट्रांजेक्शन करना है, तो UPI लाइट के फीचर्स से आप 500 रुपये तक का ट्रांजेक्शन जो है वो कर सकते हो विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, ठीक है। UPI का जैसे UPI ट्रांजैक्शन का डेली लिमिट जैसे 1 लाख रुपीज़ है, उसी तरह UPI लाइट ट्रांजैक्शन का जो लिमिट है वो 500 रुपये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। 500 रुपये तक का आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, समझ आया। लेकिन उसमें जो पैसा लोड कर सकते हो उसका लिमिट जो है वो 2000 रुपये है, समझ आया, ठीक है। व्हाट इज UPI लाइट? UPI लाइट मतलब ऐसा फीचर जो लाया है जिसमें आप जो है स्मॉल वैल्यू पेमेंट जो है विदाउट UPI पिन जो है वो कर सकते हो। इसमें UPI पिन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट वन है NPCI लॉन्चेस UPI चलेगा 3.0 कैंपेन टू प्रमोट सेफ एंड इजी डिजिटल पेमेंट्स। देखिए बहुत सिंपल है, UPI ने अपना थर्ड कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है, थर्ड टाइम, दैट इज UPI चलेगा। ओके, जिसके तहत जो है सेफ्टी एंड इजी डिजिटल पेमेंट्स जो है उसको प्रमोट किया जाएगा। ओके, सो NPCI जो है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसने अपना थर्ड एडिशन ऑफ UPI सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन जिसका नाम है UPI चलेगा, इसे इंट्रोड्यूस किया है, जिसके तहत जो है UPI के बारे में अवेयरनेस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, उसके फीचर्स के बारे में बताया जाएगा, सेफ्टी एंड डिजिटल पेमेंट्स के बारे में जो है प्रमोट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट IITDIC signs MOU with Yes Bank to step up Indian startup। यहाँ पे क्या बोला गया है कि IITD ये क्या है? इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। ओके, इसने किसके साथ MOU साइन किया है? येस बैंक के साथ, जिसके थ्रू इंडियन स्टार्टअप्स को जो है सेटअप किया जाएगा। ओके, इंद्रप्रस्था इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली जो है इसने येस बैंक के साथ जो है MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत जो इंडियन स्टार्टअप्स जो है उनको सेटअप किया जाएगा, ठीक है। येस बैंक की अगर मैं बात करूं तो एस्टैब्लिश हुआ था 2004 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, MD एंड CEO है प्रशांत कुमार, टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज। एंड NPCI की बात की जाए तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो फाउंड हुआ 2008 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, एंड MD CEO है दिलीप अस्पे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन अ $200 million लोन टू एनहांस द अर्बन सर्विस इन राजस्थान। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 million का लोन जो है वो साइन किया है, जो राजस्थान की अर्बन सर्विसेज है उसे एनहांस करने के लिए। देन अगेन यहाँ पे सारे ADB से रिलेटेड ही न्यूज़ है और यहाँ पे लोन्स की बात की जा रही है, तो ये मैंने एक ही पेज में रखा सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो ADB ने फोर्थ पार्टनर एनर्जी के साथ जो है साइन किया है $14.7 million का लोन एग्रीमेंट टू बिल्ड अ सोलर पावर प्लांट इन तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में सोलर पावर प्लांट को बिल्डअप करने के लिए $14.7 million का जो लोन एग्रीमेंट है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फोर्थ पार्टनर एनर्जी के साथ जो है साइन किया है, ठीक है। ये जो पावर प्लांट है ये तिरुवनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में लोकेटेड है, ठीक है, जिसमें 50.7 गीगावाट आवर्स कैपेसिटी का जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओके, जो कि पावर जो है डायरेक्टली कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल यूजर्स को जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन है इंडिया इन पार्टनरशिप विद ADB सेट टू ओपन अ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब इन न्यू दिल्ली। इंडिया ने ADB के साथ पार्टनरशिप किया है, उसके दौरान जो है वो क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब को जो है ओपन करेंगे, कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ओके, लास्ट वन है ADB ने $40.5 million का लोन जो है वो अप्रूव किया है
for the early childhood development and maternal mental health in Meghalaya. The Meghalaya government is also contributing $15.27 million to the project. So ADB ने $40.5 million का लोन जो है वो अप्रूव किया है for the early childhood development and maternal mental health. ठीक है, कहाँ, कौन से स्टेट के लिए? मेघालय के लिए. एंड उसके लिए मेघालय गवर्नमेंट ने भी कंट्रीब्यूट किया है जो कि $15.27 मिलियन. ओके, क्योंकि यहाँ पे एडीबी की कंटिन्यूसली बात की गई. तो सो एडीबी जो एस्टैब्लिश हुआ वो 19 दिसंबर 1966 को हुआ. हेडक्वार्टर है मैंडलियोंग फिलीपींस में एंड प्रेसिडेंट है मसात्सुगो आसाकावा. ओके, और फोर्थ पार्टनर के साथ जब एडीबी ने एमओयू साइन किया था $14.7 मिलियन का, तो फोर्थ पार्टनर ये जो कंपनी है ये एस्टैब्लिश हुई थी 2010 में एंड हेडक्वार्टर है इसका हैदराबाद तेलंगाना में. ओके, नेक्स्ट न्यूज़ को हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट वन है The Union Minister of Finance and Corporate Affairs Srimati Nirmala Sitharaman inaugurated the Corporate Debt Market Development Fund and initiated the Trading on Limited Purpose Clearing Corporation mechanism called AMC Repo Clearing Limited. देखिए, निर्मला सीतारमण जो है वो हमारी फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर है, जिन्होंने कॉर्पोरेट डेप्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड को क्या किया है, इनॉग्रेट किया एंड इन्होंने लिमिटेड पर्पस क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है इसके ऊपर ट्रेडिंग भी इनिशिएट करवाया. ठीक है, जिसे AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड भी कहते हैं. ओके, समझ आया. नेक्स्ट वन है नाबार्ड जो है इसने सैंक्शन किया 1974.07 करोड़ का टू दी राजस्थान गवर्नमेंट अंडर द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड फॉर 23-24. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नाबार्ड ने 19,074.07 करोड़ का जो है राजस्थान गवर्नमेंट के लिए जो है इतना अमाउंट सैंक्शन किया है अंडर द RIDF. ठीक है, RIDF क्या है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड. इसके तहत जो है इतना अमाउंट जो है राजस्थान गवर्नमेंट के लिए नाबार्ड ने सैंक्शन किया है. अब ये जो अमाउंट है इसे भी बाइफरगेट किया गया है. सो 930.44 करोड़ जो है फॉर द 3 रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इन अजमेर, जालोर एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट. 926.48 करोड़ सैंक्शन किए गए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 676 रूरल रोड्स इन डेजर्ट एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ राजस्थान एंड 117.15 करोड़ हैड बीन सैंक्शन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 104 वेटरनरी हॉस्पिटल्स एंड 431 सब सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट. मतलब कि ये जो नाबार्ड ने अमाउंट जो सैंक्शन किया राजस्थान गवर्नमेंट के लिए, इसको भी बाइफरगेट किया गया. वो भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वो भी अमाउंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 930.44 करोड़ रुपीस जो किया गया है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर अप कर रहा है और उसके दौरान क्या सैंक्शन हुआ है. 3 रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स जो है वो सैंक्शन किए गए इन अजमेर, जालोर एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट. उसके बाद 926.48 करोड़ रुपीस जो है वो 676 रूरल रोड्स जो है वो डेजर्ट के एंड ट्राइबल एरियाज के जो है राजस्थान के वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे. एंड 117.15 करोड़ रुपीस में जो है 104 वेटरनरी हॉस्पिटल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एंड 431 सब सेंटर्स जो है वो बनाए जाएंगे. ओके, पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऑल ओवर. ओके, सो ये जो टोटल अमाउंट है ये भी ध्यान में रखना है, बाइफरगेटेड अमाउंट है वो भी ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है. सेबी चेंजेस IPO रूल्स एंड लिस्टिंग टाइम कट टू 3 days फ्रॉम 6 days. ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. SBI ने सेबी जो है जो कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है. ठीक है, सो कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी करता है. तो सेबी ने क्या किया है, IPO के रूल्स को चेंज किए. एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि लिस्टिंग टाइम जो है वो चेंज किया है टू 3 days फ्रॉम 6 days. पहले जो लिस्टिंग टाइम हुआ करता था वो 6 days हुआ करता था, अब वो चेंज होकर 3 days हो गया है. इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा. ठीक है, द न्यू लिस्टिंग टाइम फ्रेमवर्क विल वॉलंटरीली फॉर ऑल पब्लिक इशू ओपनिंग ऑन एंड आफ्टर 1st of September एंड मैंडेटरी फॉर ऑल द इशू विच कम आफ्टर द 1st of December. तो 1st of September से ये स्टार्ट किया गया एंड ये मैंडेटरी होगा फ्रॉम द 1st of December. ओके, सो लिस्टिंग टाइम जो हुआ है वो 3 days हो चुका है फ्रॉम दी 6 days. ये ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट वन है हेलियोस कैपिटल मैनेजमेंट हैज रिसीव द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी टू लॉन्च अ म्यूचुअल फंड बिजनेस. म्यूचुअल फंड बिजनेस को लॉन्च करने के लिए हेलियोस कैपिटल मैनेजमेंट को जो है अप्रूवल मिल चुका है सेबी से. ओके,
ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आएगा आपकी नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको समझ आएगा। म्यूचुअल फंड बिजनेस को लॉन्च करने के लिए जैसे हीलियोस कैपिटल मैनेजमेंट को अप्रूवल मिल गया है सेबी का, उसी तरह एक और को मिला है, वो मैं बताती हूँ आपको अपकमिंग स्लाइड्स में। ओके, नेक्स्ट वन है स्टॉक ब्रोकिंग स्टार्टअप Zerodha has received the final approval from market regulator SEBI to launch its asset management business। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर हीलियोस का पढ़ा, ओके, उसी तरह Zerodha को भी जो है सेबी से अप्रूवल मिल चुका है, वो भी एसेट मैनेजमेंट बिजनेस को लॉन्च करेगा। ओके, मतलब वो भी जो है म्यूचुअल फंड बिजनेस को जो है वो लॉन्च करेगा। ओके, तो इसका अप्रूवल जो है मार्केट रेगुलेटर सेबी ने जो है वो Zerodha को भी जो है वो दे दिया है। ओके, नेक्स्ट वन है HDFC बैंक हैज ज्वाइंड विद मैरियट इंटरनेशनल टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड। सो HDFC बैंक ने मैरियट इंटरनेशनल के साथ जो है मिलकर जो है पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट वन है बैंक ऑफ बड़ौदा स्टेट ओन बैंक हैज लॉन्च द वीडियो री-केवाईसी सर्विस टू सिंप्लीफाई पीरियोडिक अपडेट ऑफ कस्टमर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने क्या किया है, यहाँ पे वीडियो री-केवाईसी को लॉन्च किया है, जिसके तहत जो पीरियोडिक अपडेट होती है कस्टमर्स की वो की जा सकती है, उसी की प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है। ओके, देन नेक्स्ट वन है पेटीएम लॉन्चेस 2 इनोवेटिव डिवाइसेस, पेटीएम पॉकेट साउंड बॉक्स एंड पेटीएम म्यूजिक साउंड बॉक्स टू हेल्प द इंडियन स्मॉल शॉप्स। सो पेटीएम ने यहाँ पे 2 न्यू इनोवेटिव डिवाइसेस को जो है लॉन्च किया है। फर्स्ट वन इज पेटीएम पॉकेट साउंड बॉक्स एंड सेकंड वन इज पेटीएम म्यूजिक साउंड बॉक्स। तो ये जो दो इनोवेटिव डिवाइस लॉन्च किए हैं, जो भी इंडियन स्मॉल शॉप्स के मर्चेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये पॉकेट साइज के डिवाइसेस जो है वो लॉन्च किए गए हैं। वो डेबिट कार्ड जितने स्मॉल है उसे इजीली पॉकेट में जो है रखा जा सकता है। ठीक है, सो ये पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा की बात की कि इसने वीडियो री-केवाईसी को लॉन्च किया है, तो इसका स्टार्टिंग आपको ध्यान में रखना रहेगा कि एस्टैब्लिश कब हुआ था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देन MD CEO कौन है, टैगलाइन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको स्टैटिक पता होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में काफ़ी बार क्वेश्चन स्टैटिक अवेयरनेस से भी पूछा जाता है। ओके, सो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो एस्टैब्लिश हुआ था 20 जुलाई 1908 में, हेडक्वार्टर है वडोदरा में, MD and CEO है देवदत्ता चंद, टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। पेटीएम की अगर मैं बात कहूँ तो पेटीएम 2010 में फॉर्म्ड हुआ था, देन हेडक्वार्टर है नोएडा में एंड फाउंडर एंड CEO है विजय शेखर शर्मा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन है जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड हैज फाइल्ड इट्स ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस विद द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी फॉर एन IPO वर्थ ₹575 करोड़। सो यहाँ पे सिंपली ये बोला गया है कि जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है अपना ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस जो है वो सेबी के साथ फाइल किया है फॉर द IPO वर्थ ₹575 करोड़ रुपीस। ओके, नेक्स्ट वन है रिजर्व पे लॉन्च मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स टू सेव 50% ऑन इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर। सो रिजर्व पे ने क्या किया है, मनी सेवर एक्सपोर्ट अकाउंट को जो है लॉन्च किया है, किसके लिए, इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए, जिसके तहत 50% इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर पे सेव किया जाएगा। ओके, समझ आया? ठीक है, सो नेक्स्ट वन है कैम्स फिनसर्व ऑनबोर्ड 17 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑन अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या बोला गया है कि कैम्स फिनसर्व ने जो है अकाउंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर 17 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को जो है शामिल किया है। ओके, कैम्स फिनसर्व वन ऑफ द फर्स्ट RBI लाइसेंस अकाउंट एग्रीगेटर इन इंडिया। सो कैम्स फिनसर्व जो है उसको RBI से पहला वो ऐसा बना है जिसे अकाउंट एग्रीगेटर का जो है लाइसेंस मिला है। ओके, एंड उसने 17 एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को जो है उस पर शामिल किया है। ओके, जो कि क्या करने वाली है, म्यूचुअल फंड डेटा को जो है उसका एक्सेस जो है वो प्रोवाइड करने वाली है, और ये ऐसा फर्स्ट बना है इंडस्ट्री में। ओके, नेक्स्ट वन है प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड हैज साइन अ स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेट बैंक इंश्योरेंस विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक टू प्रोवाइड इट इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सो स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी ने जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ जो है बैंक का इंश्योरेंस साइन किया है, जिसके तहत जो है ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है ये इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल करेगा कस्टमर्स को। ओके, नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट हम लोगों ने इस पेज पे जनरल स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की थी। तो ये फाउंड हुआ 2018 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में एंड CEO है अजय कनवाल। ओके, यहाँ पे क्रेड का जो डेटा आप लोगों को मेंशन किया गया है एक एडिशनल डेटा है, तो आप लोग ध्यान में रख सकते हो। क्रेड जो फाउंड होता 2018 में होता है, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में एंड CEO है कुणाल शाह। ओके,
नेक्स्ट वन है हमारा Cashfree Payments, India's leading provider of payment and API banking solution, introduced vendor payments, a comprehensive platform that enable business to optimize and manage their purchase to pay scale, increasing efficiency and lowering process time. Okay, vendor payments streamline not only for the vendor payments but also other account payables such as the utility bill payments, other business expenses and tax payments. So Cashfree जो है ये एक API बैंकिंग सोल्यूशन है, ये एक पेमेंट प्रोवाइडर है, ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहा है वेंडर पेमेंट्स को. ओके, सो वेंडर पेमेंट्स जो है वो सिर्फ वेंडर पेमेंट्स के लिए ही स्ट्रीमलाइन नहीं हो गए, बाकी भी जो अकाउंट पेबल्स है सच एज जो यूटिलिटी बिल पेमेंट्स है, बिजनेस एक्सपेंसेस है, टैक्स पेमेंट्स है, उन सभी के लिए जो है ये वेंडर पेमेंट जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म जो है वो लाया गया है, जिसमें परचेस टू पे साइकिल को जो है मैनेज किया जाएगा. ओके, जिसके तहत जो इफिशिएंसी रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी एंड जो प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा. समझ आया? ठीक है. सो कैशफ्री पेमेंट्स ने वेंडर पेमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया है. ओके, ये ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन है गवर्नमेंट टू लॉन्च मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी रिवॉर्ड स्कीम. सो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी रिवॉर्ड स्कीम को लाया है, जिसका उद्देश्य यही है, गवर्नमेंट का कहना यही है कि आप जो भी परचेस करते हो उसका आपको जीएसटी बिल लेना है. ओके, अगर आप वो जीएसटी बिल लेते हो, ठीक है, सो मिनिमम 200 रुपीज़ का जो है वो होना चाहिए. ठीक है, मतलब 200 रुपीज़ का आपका इनवॉइस होना चाहिए. आप मिनिमम 25 इनवॉइसेस जो है वो पर डे जो है अपलोड कर सकते हो. तो ये जो स्टार्ट होने वाला है ये 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है. ठीक है, सो अपने बिल का जो अपने परचेज का जो है वो बिल लेना है. मिनिमम जो इनवॉइस होना चाहिए वो 200 रुपीज़ का होना चाहिए. मैक्सिमम 25 इनवॉइसेस आप अपलोड कर सकते हो. इसके लिए जो है मंथली क्वार्टरली जो है लकी ड्रॉज जो है वो होने वाला है, जिसका रिवॉर्ड प्राइस रखा गया है 10,000 to 1 करोड़ रुपीज़. ओके, सो ये इनिशियली स्टार्ट हुआ है 6 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में. ओके, सो गवर्नमेंट का उद्देश्य यही है कि आपकी जो भी परचेस है उसका आपको क्या लेना है, जीएसटी बिल लेना है. एंड उसी के लिए ये रिवॉर्ड स्कीम जो है वो लाई गई है, मेरा बिल मेरा अधिकार जीएसटी रिवॉर्ड स्कीम. ओके, जो कि सितंबर 1 से स्टार्ट हुई है. तो आपको यहाँ पे जो भी मैंने पॉइंट्स बताए आई होप सारे समझ आए होंगे और अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट वन है फेडरल बैंक ऑन द ओकेजन ऑफ द स्टार्ट ऑन द फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एक्सक्लूसिवली एनआर सेविंग अकाउंट स्कीम स्पेशली क्यूरेटेड फॉर द एनआरआई वीमेंस. तो स्पेशली एनआरआई वीमेंस के लिए फेडरल बैंक ने जो है एनआर सेविंग अकाउंट स्कीम जो है वो लाया है. अभी फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड उसी दौरान एक्सक्लूसिवली एनआरआई विमेंस के लिए जो है एनआर सेविंग अकाउंट स्कीम जो है वो फेडरल बैंक ने जो है अनाउंस किया, लॉन्च किया. ओके, समझ आया? ठीक है, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ को. नेक्स्ट वन है एलआईसी ने 6.66% शेयर होल्डिंग जो है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो है वो एक्वायर किया है. ओके, नेक्स्ट वन है आईएफसी invest $100 million in IIFL home finance to help boost economically weaker section and low income group housing. So IFC जो है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप है उसी का मेंबर है. तो इसने $100 million जो है वो IIFL होम फाइनेंस में जो है वो इन्वेस्ट किए है, जिसका उद्देश्य यही है कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, जो लो इनकम ग्रुप हाउसिंग है, उसको और भी ज़्यादा बूस्ट किया जाए, उसको हेल्प किया जाए. ओके, देन SBI लाइफ इंश्योरेंस बिकम द फर्स्ट इंडियन प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस टू लॉन्च 24/7 inbound contact center to offer before and after sale services to the customer. So SBI लाइफ इंश्योरेंस जो है वो इंडिया का पहला प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस बना है जो कि 24/7 कॉन्टैक्ट सेंटर्स जो है वो लाया है, मतलब कि 24/7 जो है इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके, सो ये लाने वाला SBI लाइफ इंश्योरेंस है. उसके लिए उन्होंने एक नंबर लेकर आए हैं एंड उस नंबर पे कॉल करके जो है जो भी डिफिकल्टी है, जो भी क्वारी है या फिर जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पे सॉल्व होगी. ठीक है, सो ये इंडिया का पहला प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस है जिसने ये लॉन्च किया है, क्योंकि जो एक गोल सेट किया गया है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, इसको अचीव जो IIDI ने ये गोल लाया है कि इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, इसी को आगे ले जाने के लिए इसने ये जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है. ठीक है, 24/7 जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी. ओके, देन है पंजाब नेशनल बैंक इनॉग्रेट PNB पेंशन लॉन्च ऑन वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे. तो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे जो है वो अगस्त 21 को मनाया जाता है एंड इसी दिन पंजाब नेशनल बैंक ने PNB पेंशन लाउंज जो है वो इनॉग्रेट किया है. ओके,
सो ये ध्यान में रखना है। ये सिर्फ पेंशनर्स लाउंज जो है ये लाया गया है, ये डेडिकेटली पेंशनर्स के लिए जो सीनियर सिटीजन्स है, ठीक है, उन्हीं के लिए लाया गया है, उन्हीं के लिए एक डेडिकेट स्पेस बनाई गई है, ठीक है, एंड उन्हीं के लिए ये लाया गया है ऑन दी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे। ओके, पीएनबी की अगर मैं बात करूँ तो फाउंड हुआ था 19 मई 1894 को, हेडक्वार्टर है द्वारका में, है एमडी एंड सीईओ है अतुल कुमार गोयल एंड टैगलाइन है यू कैन बैंक अपॉन। ओके, सो यहाँ पे हमारी बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट होता है। हम लोगों ने अगस्त मंथ की ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट बैंकिंग अवेयरनेस की जो न्यूज़ थी, करंट अफेयर की न्यूज़ थी, वो सारी कवर अप की है। आई होप आपको आज का सेशन कंप्लीटली समझ आया होगा। आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट सेशन देखना है सो दैट आपकी सारी न्यूज़ कवर अप हो, क्योंकि आप सभी को पता है क्वेश्चंस जो अभी पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन में वो काफ़ी ज़्यादा डिप में पूछे जा रहे हैं, और हम लोग जो बेसिक कुछ बैंकिंग पढ़ लेते हैं, नॉट नेसेसरी आप लोगों को उसी से क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको एक थरली रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस के सेशन सारे मंथ के अलग से प्रोवाइड करती हूँ सो दैट आपका अच्छी तरीके से रिवीजन हो। प्रीवियस मंथ के भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आई होप आप सभी ने सारे सेशंस देखे होंगे। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। अपकमिंग जो मंथ है उसके लिए आप लोग कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन से सेशंस आप लोगों को चाहिए, कौन से एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसके बेसिस पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली सेशंस में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। सो गाइस, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आप लोगों को आज का सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल बटन को प्रेस करना है सो दैट जब भी नेक्स्ट वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले एंड आप उसको सबसे पहले जाके एक्सेस कर सको। ओके, सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।